Hello everyone, how are you? This is lecture number 11 on the Family Codes Act 1964। इसके अंदर आज हम जो बेयरडिंग लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी, इसके अंदर आज हम सेक्शन नंबर 25 से डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 25 बात करता है फैमिली कोड डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोड फॉर पर्पज ऑफ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के जो फैमिली कोड्स है ना, उसको एज अ डिस्ट्रिक्ट कोड भी जो है कंसिडर किया जाएगा व्हेन फैमिली कोर्ट प्रिजाइडेड एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अरे बस समझिए, जब हमारे पास फैमिली कोर्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिजाइडिंग कर रही होती है तो फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी डायरेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब एक पावर्स दिए गए हैं फैमिली कोर्ट को कि ये एक एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको समझा जाएगा। किन मामलात में हमारे पास गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत बस आइए इसकी बेयरडिंग कर लेते हैं। अ फैमिली कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के फैमिली कोर्ट जो है ना, वो एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको माना जाएगा, उसको तस्वर किया जाएगा जब वो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट जब एक्ट करेगी। ठीक है, जब कोई भी उसको हमारे पास उसके पास फैमिली कोर्ट के पास कोई भी सूट आएगा, पटिशन आएगी गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट की, जब वो एज प्रिजाइडिंग जज होगा, गार्जियन जज होगा, ठीक है, तो फिर वो एज डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ तक बात क्लियर है? एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शल इन डीलिंग विथ मैटर्स स्पेसिफाइड इन दैट एक्ट मीन्स गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन दैट एक्ट कि उस एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे केस लॉ हैं, वो आपने पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 2006 YLR पेज नंबर है हमारे पास 349। इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ केस 2017, ये सिर्फ हमारी बेयरडिंग है, इसके ऊपर डिटेल से भी हम बात करेंगे। MLD पेज नंबर 214, इस पे से नहीं है, बहुत सारे केसला हैं, मगर आप तब इस पर जो है ना स्टडी कर लेना, इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 25A। 25A क्या बात करता है? ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। आइए इस पर हम थोड़ा जो है इसकी बेयरडिंग कर लेते हैं मुकम्मल। सबसेक्शन 1 बात करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ द हाई कोर्ट में आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। ठीक है, कि सबसेक्शन 1 के अंदर एक हाई कोर्ट जो है या तो कोई उसके अंदर एप्लीकेशन दे या फिर हाई कोर्ट खुद अपनी मर्जी से स्यू मोटो, ठीक है, जो है ट्रांसफ़र कर सकती है, राइटिंग के अंदर कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है हाई कोर्ट कि ये केस जो है ना ये ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से। आ रही बात समझिए? कहाँ से? नंबर सबसेक्शन 1A और 1B के अंदर अलग अलग बातें की गई है। सबसेक्शन 1A के अंदर क्या कहा गया है? ट्रांसफ़र एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द फैमिली कोर्ट टू एन अदर फैमिली कोर्ट, के जो फैमिली कोर्ट जो है ना उससे कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है वो एक फैमिली कोर्ट से दूसरी फैमिली कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है। और हमारे पास उसके बाद क्या बात की गई है? इन द सेम डिस्ट्रिक्ट और फ्रॉम अ फैमिली कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट टू अ फैमिली कोर्ट ऑफ एन अदर डिस्ट्रिक्ट, कि एक फैमिली कोर्ट से लेकर दूसरी फैमिली कोर्ट को वो प्रोसीडिंग्स या वो सूट जो है प्रोसीडिंग्स के लिए दे दे, या फिर एक फैमिली कोर्ट से दूसरी फैमिली कोर्ट को दे जो कि एक डिस्ट्रिक्ट की फैमिली कोर्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट्स को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक ये डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर X कोर्ट है और ये Y कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर केस चल रहा था। ठीक है, सबसेक्शन 1 के तहत हमारे पास सबसेक्शन 1 के तहत 1A के तहत आ रही बस समझ 1A के तहत बात कर रहे हैं हम कि ये जो है ना हमारे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल
और ये डिस्ट्रिक्ट है एक हमारे पास कौन सा, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक कोर्ट है एक X1 और यहाँ पर Y1, ये दो कोर्ट्स हैं। यहाँ पर केस चल रहा है सबसेक्शन 1A के तहत आप इस कोर्ट से लेकर इस कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक फैमिली कोर्ट से दूसरी फैमिली कोर्ट उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ए के अंदर ये भी कर सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट की एक फैमिली कोड से दूसरी डिस्ट्रिक्ट की जो है दूसरी फैमिली कोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरी बात पर ये आज सबसेक्शन 1B बात करता है वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आइए इसकी बेरली कर देते हैं। ट्रांसफर एनी अपील आर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट। अरे बस यहाँ पर बात की जा रही है वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर फैमिली कोर्ट की बात नहीं हो रही है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद एज अ फैमिली जज हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, ठीक है, जब कोई इसके पास अपील वगैरह हो, ठीक है, तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफ़र करना। फॉर एग्जांपल ये हैदराबाद की, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास M है और ये मीरपुर खास की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट N है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, अब सबसेक्शन 2 की बेरिंग कर लेते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आइदर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी or of its own accord by an order in writing transfer any suit or proceedings under this act from one family court to another family court in a district or to itself and dispose of it as a family court। कि सबसेक्शन 2 के अंदर ये कहा गया है कि एक फैमिली कोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर पावर्स दिए गए हैं कि वो एक फैमिली कोर्ट से दूसरी फैमिली कोर्ट को कोई भी प्रोसीडिंग्स ट्रांसफ़र कर सकती है और उसको किसी भी एक फैमिली कोर्ट से प्रोसीडिंग्स जो है वो अपने पास भी लेकर खुद भी इसको ट्राई कर सकती है, उसकी प्रोसीडिंग्स खुद भी चला सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास है टू जो है सबसेक्शन 2 जो है उसके और भी हमारे पास है सबसेक्शन बना दिए गए हैं, सबसेक्शन 2A, सबसेक्शन 2B। आइए इसकी दोनों की हम देख लेते हैं। सबसेक्शन 2A बात करता है कि फैमिली कोर्ट रिमेन्स वैकेंट, कि जब फैमिली कोर्ट जो है वो वैकेंट रहे, फैमिली कोर्ट फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर X कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही थी मगर कोर्ट जो है वो हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट में नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा, ठीक है, एब्सेंट है किसी भी रीज़न से, ठीक है, एक्सेप्ट ड्यू टू वेकेशन, सिर्फ वेकेशन जो है उसके अलावा अगर साहब छुट्टी पर हैं या कुछ भी किसी भी वजह से वो सीट जो है वो हमारे पास वैकेंट है, ठीक है, फॉर मोर देन 30 डेज, 30 दिन से ज़्यादा अगर कोई जज अपनी सीट पर नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इख्तियार है, ठीक है, जब कोई एप्लीकेशन दे या फिर अपनी मर्ज़ी से राइटिंग में ऑर्डर कर सकती है एक फैमिली कोर्ट से उस जो है ना जिस कोर्ट जो है वैकेंट है उस कोर्ट से दूसरी कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर बी 2B क्या बात करते हैं, 2B बात करते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हेयरिंग सच ऑफ देम इज डिज़ायर टू बी हर्ड, कि कोई भी अगर शख्स एप्लीकेशन देता है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है, आ रही है, और दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा और अगर उस पार्टी को सुनना है तो उस पार्टी को सुनने के बाद ऑन मोशन विदाउट सच नोटिस, ठीक है, या फिर कोर्ट उसको नोटिस किए बिना भी सुप्रीम कोर्ट में एट एनी स्टेज ट्रांसफर एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट इन वन प्रोविंस टू अ कोर्ट इन एन अदर प्रोविंस कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, कि एक प्रोविंस से लेकर दूसरे प्रोविंस में भी कोर्ट ये ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी प्रोसीडिंग्स को, चाहे हाई कोर्ट से, चाहे ये नहीं कहा गया है कि हाई कोर्ट में अगर कोई अपील पेंडिंग हो, ये नहीं कहा गया, किसी भी कोर्ट से, किसी भी प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट की फैमिली कोर्ट से लेकर दूसरे प्रोविंस की डिस्ट्रिक्ट को कर दे, फैमिली कोर्ट को कर दे, किसी हाई कोर्ट को कर दे, सुप्रीम कोर्ट की ये जो है फुल इख्तियारात हैं।
सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है? सबसेक्शन 3 बात करता है कि जब कोई ट्रांसफर्ड कर दिया गया, फॉर एग्जांपल एक्स कोड से वाई कोड को ट्रांसफर कर दिया है, तो फिर वाई कोड को सेम जुरिडिक्शन है और वो ऐसे ही उसको ट्राई करेगा, जैसे उसको ऐसे ही प्रोसीडिंग्स चलाएगा एज के वो जो है सूट वहीं पर ही फाइल हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है? आइए इसकी बेरीडिंग भी कर लेते हैं। एनी कोर्ट टू विच अ सूट अपील और प्रोसीडिंग्स इज ट्रांसफर्ड अंडर द प्रोसीडिंग्स सबसेक्शंस, कि जो भी सबसेक्शंस हैं 25A की, उनके अंदर हमारे पास उनके मुताबिक अगर कोई भी ट्रांसफर्ड किया गया है मैटर, ठीक है, अपील हो, सूट हो या फिर प्रोसीडिंग्स कुछ भी हो, नॉट विथ स्टैंडिंग शैल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, कि इस एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है, हैव द जुरिडिक्शन टू डिस्पोज, कि ऐसा कुछ भी मुखालफत नहीं है, ठीक है, उसको क्या है, मतलब उसको मुकम्मल जुरिडिक्शन है, हैव द जुरिडिक्शन टू डिस्पोज इट ऑफ, कि उसको मुकम्मल जुरिडिक्शन है, कहीं भी इसको रोक टोक नहीं है कि एक कोर्ट से अगर दूसरी कोर्ट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसके पावर्स में और आपके पावर्स में डिफरेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है। अरे मतलब कि उसको फुल जुरिडिक्शन है उसको ट्राई करने के लिए। इन द मैनर एज इफ इट वर इंस्टीट्यूटेड और फाइल्ड बिफोर इट, ठीक है, और उसको जो है ना बिल्कुल इस तरीके से उसको जो है हमारे पास डिस्पोज ऑफ किया जाएगा एज कि वो सूट वहीं पर इंस्टीट्यूट किया गया है या फिर वहीं पर ही फाइल किया गया है। यहाँ तक बात क्लियर है? इसकी प्रोविजन है वो भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट ऑन द ट्रांसफर ऑफ अ सूट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कमेंस द प्रोसीडिंग्स बिफोर द सक्सीडिंग जज डी नोवो अनलेस द जज फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग डायरेक्ट्स अदरवाइज, कि जिस जज के पास जो है ट्रांसफ़र किया गया है, ये हमारे पास है सेक्शन 25A का जो है लास्ट जो प्रोविजन है वो ये कहा गया है डी नोवो नहीं होगा। वर्ड डी नोवो का मतलब क्या है? वर्ड डी नोवो का मतलब है शुरू से प्रोसीडिंग्स, अरे फर्स्ट स्टेप से प्रोसीडिंग्स, मतलब दोबारा से प्रोसीडिंग्स चलाना, कि ये ज़रूरी नहीं है उस अदालत के लिए कि वो शुरू से प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल एक्स कोर्ट से वाई कोर्ट को कोई सूट ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कोई अपील ट्रांसफ़र कर दी गई है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी स्टेज पर था? ये फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ एविडेंस पर था या अपीलेंट एविडेंस पर था, तो फिर वाई कोर्ट अपीलेंट एविडेंस से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। आधी बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर है? ये ज़रूरी नहीं कि वाई कोर्ट दोबारा से सारी प्रोसीडिंग शुरू करे, दोबारा से नोटिस करे, दोबारा से सब कुछ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से पार्टीज प्री ट्रायल वगैरह हो, ये वो ऐसा नहीं होगा। वो जहाँ से जिस स्टेप पर रुका गया है, जिस स्टेप से इसको ट्रांसफ़र किया गया है, उस स्टेप से ही ये आगे इसको मूव ऑन करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड राइटिंग डायरेक्ट अदरवाइज, ठीक है, या फिर अगर ये दोबारा से अगर प्रोसीडिंग्स डी नोवो करना चाहता है तो कर सकता है, मगर वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात। या फिर उसको डायरेक्ट किया गया हो किसी कोर्ट ने, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर एक फैमिली कोर्ट से दूसरी फैमिली कोर्ट को कोई प्रोसीडिंग्स जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र कर रही है, तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकती है कि एक्स कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स की है ना उसको आप रहने दें, आप दोबारा से प्रोसीडिंग्स करें। ये कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, अगर डायरेक्ट किया है तो, अगर नहीं तो फिर नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चले जाते हैं हम 25B पर। 25B क्या बात करता है? स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि कोई भी केस चल रहा है, कोई अपील चल रही है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसको स्टे करना, ठीक है, किसके पावर से? हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पावर से। आइए देख लेते हैं। एनी सूट अपील और प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट मे बी स्टेड, कोई भी सूट हो, अपील हो या फिर किसी भी किस्म की कोई भी प्रोसीडिंग्स हो तो फिर उसको स्टे किया जा सकता है सबसेक्शन 1 के तहत। किसको पावर्स हैं हमारे पास? सबसेक्शन 1A के तहत पावर्स हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है, और 1B के तहत किसको पावर्स हैं? हाई कोर्ट को। आइए इसको देख लेते हैं।
एक पावर्स हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, वो देख लेते हैं हम। बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इफ द सूट और प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग बिफोर अ फैमिली कोर्ट विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, कि जब भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अगर कोई भी सूट पेंडिंग है इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, ठीक है, तो फिर ये किसी भी सूट को स्टे करा सकती है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ तक बात की है। सब हमारे पास सब सेक्शन 1B क्लास बी क्या बात करता है, क्लास बी बात करता है, ये सब सेक्शन 1 है, ठीक है, उसका क्लास ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर, सब सेक्शन 1 का क्लास बी जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है। बाय द हाई कोर्ट इन द केस ऑफ एनी सूट अपील और प्रोसीडिंग, कि हाई कोर्ट को भी पावर है कि कोई भी सूट हो, अपील हो या प्रोसीडिंग्स हो, उसको स्टे कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट द स्टे एप्लीकेशन शैल बी फाइनली डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द हाई कोर्ट, की शर्त ये है कि जो एप्लीकेशन है ना हमारे पास स्टे की, वो फाइनली डिसाइड की जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से। इफ द केस में भी, फिर चाहे कोई भी केस हो, कुछ भी हो, अपील हो या फिर सूट हो, ठीक है, विद इन 30 डेज फैलिंग विच द इंटीरियम स्टे ऑर्डर शैल सीज टू बी ऑपरेटिव, कि अगर 30 दिन के अंदर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों को 30 दिन के अंदर वो स्टे जो है ना हमारे पास है उसको डिसाइड करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर डिसाइड नहीं करती ये कोर्ट, तो फिर अगर इन सूरत में फेल हो जाती है तो फिर इनका जो इंटीरियम स्टे है, क्या है, इंटीरियम जो स्टे है ना वो सीज हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा 30 दिन के बाद। यहाँ तक बात क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल। अगर फिर भी समझ में बात ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन नंबर 26 पर। सेक्शन नंबर 26 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 26 बात करता है हमारे पास पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स। आइए इसको हम देख लेते हैं। पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 26। पावर टू मेक रूल्स, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 दोनों को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट मेक रूल्स टू कैरी इनटू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि जो हमारे पास गवर्नमेंट है ना, अब वर्ड गवर्नमेंट मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कहीं पर भी वर्ड गवर्नमेंट आ जाए तो इसका मतलब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आपकी जो सूबाई हुकूमत है ना वो चाहे तो टाइम टू टाइम किसी भी किस्म के रूल्स बना सकते हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट के लिए। यहाँ तक बात करें सब सेक्शन 2 क्या बात करता है? विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 के अंदर जो भी हमारे पास प्रोविजंस हैं उसको जो है ना सब सेक्शन 1 के तहत अगर कोई भी रूल्स बना रहे हैं तो फिर वो हमारे पास जनरल है ना जो प्रोविजंस, मतलब जो पूरे के पूरे जो फैमिली कोड के जो भी प्रोविजंस है ना उसको प्रिजुडाइज नहीं करेंगे। आगे बस उसके बरअक्स कोई भी रूल्स नहीं होगा। आगे जैसा कि हमारे पास फैमिली लॉज कौन कौन से, जैसा कि हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है, उसके खिलाफ उसको प्रिजुडाइज नहीं किया जाएगा। फैमिली कोर्ट एक्ट के किसी प्रोविजंस को जो है उसको प्रिजुडाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई न्यू रूल्स बना सकते हैं, आपको एडिशन में कोई रूल बना सकते हैं, मगर ऐसा कोई रूल नहीं बनाया जाएगा जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 को प्रिजुडाइज किया जाए। द रूल्स सो मेड में जो भी कानून बनाए जाएंगे, ठीक है, अमॉन्ग अदर मैटर्स, दूसरे मैटर्स के अंदर प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर भी प्रोवाइड करना है, विच शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू बी फॉलोड बाय द फैमिली कोर्ट। जो भी प्रोसीजर ये कोर्ट अडॉप्ट कर रही है ना, जो फैमिली कोर्ट, ठीक है, जो भी फैमिली कोर्ट अडॉप्ट कर रही है प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को प्रिजुडाइज नहीं किया जाएगा। आज जैसा कि सूट हमारे पास इंस्टीट्यूट हुआ
आ रही बात समझ। और उसके बाद WSI प्री ट्रायल हुआ, ठीक है, वो जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को प्रिजुडाइज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आपने अगर कोई रूल्स बनाना है ऐसा, तो उसका आपने प्रोसीजर अलग से देना है, ठीक है, विदाउट प्रिजुडाइज। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, विदाउट प्रिजुडाइज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम पढ़ेंगे शेड्यूल। अगर इसी के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारी चल रही थी बेयर रीडिंग। बेयर रीडिंग के अंदर हम सिर्फ जो बेयर एक्ट है उसको ही डिस्कस करते हैं, उसके अलावा हम कोई बात डिस्कस नहीं करते हैं, कोई केस लॉ वगैरह डिस्कस नहीं करते। वो मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 1-2 केस लॉ बताए हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स।